Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. Today we are going to finish this chapter with 3 conventions. What are the conventions? Number 1, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं MFC. ये 3 conventions क्या होंगी? M for materiality, F for full disclosure and C for conservatism. So MFC 3 नेम से आप याद रख सकते हैं कि ये कन्वेंशंस हमारी क्या क्या हैं। अब ये कन्वेंशंस क्या हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में। फर्स्ट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सेकंड में इनका डिफरेंस के कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या होता है। और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11 होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारी 3 होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पर्सनल जजमेंट होता है, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पर्सनल जजमेंट नहीं होता है। और उसमें भी हमारे 11 होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और 3 होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये 3 जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, इस 3 नहीं 11 जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, इस 11 में भी 3 तो हैं आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और बाकी 8 क्या है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। और दूसरी तरफ क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हमने सेकंड वीडियो में बताया था कि 3 होती हैं, बस इतना बताया था। आज उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। लेकिन उससे पहले बस आपको एक काम करना है, समझ गए होंगे आप क्या करना है, यस कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो गाइज, आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो इसी चैप्टर की नहीं देखी है, तो आप जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आप तभी समझ सकते हैं यदि पिछली वीडियो आपने ध्यान से देखी है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा M4, मैंने कहा था ना MFC। तो पहले M देखते हैं, ये M क्या है। M क्या है, M से शुरू होती है आपकी मैटेरियलिटी, मीन्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। अब मैटेरियलिटी कन्वेंशंस क्या कहती है, मैटेरियलिटी में हम क्या देखते हैं, देखिए एक आइटम मैटेरियल हो सकता है किसी एक एंटरप्राइजेज के लिए, लेकिन वही आइटम जो दूसरा एंटरप्राइजेज है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मैटेरियल हो। बात समझ में आई। एक ही आइटम एक फर्म के लिए, एक एंटरप्राइजेस के लिए मैटेरियल हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशंस कहता है कि एक मैटेरियल आइटम डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट, इसके नेचर पर और अमाउंट पर डिपेंड करता है। इट शुड बी अ मटेरियल और इट शुड बी नॉट अ मटेरियल। एक आइटम मटेरियल है या नहीं, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर और उसके अमाउंट पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, मान लेते हैं, आप इनको नोट भी करते रहना, देखो साथ साथ। अगर एक छोटा सा यहां एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखिए आप, एन अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग की रिपेयर्स पर स्पेंड किया 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइजेज हैविंग अ टर्नओवर से 1,50,000। देखिए एक आपका 2,50,000 की रिपेयर कराई है प्लांट की, ये रिपेयर मटेरियल हो सकता है किसी एंटरप्राइजेज के लिए। कौन से एंटरप्राइजेज के लिए? जिसकी टर्नओवर 1,50,000 है, केवल उसकी टर्नओवर 1.5 लाख है। लेकिन अगर बात करें एक दूसरे एंटरप्राइजेज की जिसकी टर्नओवर 15 करोड़ है, अब क्या 15 करोड़ वाले के लिए मैटर होगा? क्या ये मैटेरियलिटी होगी? ये क्या मैटेरियल होगा उसके लिए? नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में, तो उनके जरूरी नहीं होता कि उनको अलग अकाउंट बनाओ, अलग शो करो। जैसे एक आपने नाम सुना होगा मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना डेली के, जैसे कोई आया उसको चाय पानी पिला दी, कोल्ड ड्रिंक ला दी, उसको सिगरेट ला दी,
पीना गलत है सिगरेट, लेकिन कुछ होते हैं ऐसी पार्टियां भी आ जाती हैं मान लेने, उनको सिगरेट पिला दी। तो ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं, क्या इनके अकाउंट्स बनाएंगे अलग कि सिगरेट का अकाउंट ये हुआ, चाय का अकाउंट ये हुआ, कोल्ड ड्रिंक का अकाउंट ये हुआ? नहीं, इन सब छोटे छोटे अमाउंट के जो खर्चे हैं इन सब का एक कलेक्शन कर देते हैं और एक इनको नाम दे देते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस, विविध प्रकार के खर्चे। तो ये एक अकाउंट बन जाता है, इसमें सारे छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं। लेकिन जहां पर चाय का ही खर्चा 2.5 करोड़ और 50 करोड़ हो, जैसे गवर्नमेंट अकाउंट, तो वहां पर इसका अकाउंट अलग बनाना जरूरी है। एक रिपेयर ऐसी होती है, डेली आप थोड़ा सा तेल लाए, ठीक है भाई, चलो 50 रुपए का तेल ले आए, 20 रुपए का तेल ले आए, 10 रुपए का तेल ले आए, मशीन में डाल दिया आपने, तो क्या ऑयल का अकाउंट बनाओगे या एक रिपेयर अकाउंट बना लोगे? जितने भी ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं उसमें आप दिखा देंगे। तो मैटेरियलिटी मटेरियल है या नहीं, इट्स डिपेंड ऑन नेचर एंड अमाउंट। कोई चीज, कोई आइटम एक एंटरप्राइजेस के लिए मटेरियल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर और अमाउंट पर। अगर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है वो, तो वो मटेरियल है और उसका अकाउंट अलग बनाओ, अदरवाइज उसका अकाउंट बनाने की अलग जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि M4 क्या होता है, मटेरियलिटी, और पूरा क्या बोलेंगे, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। तो कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी बस इतना ही था कि एक आइटम मटेरियल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसके अमाउंट पर और उसके नेचर पर। सेकंड की बात करें, क्या था सेकंड, बताओ? M और आगे MF, MFC या MCF? नहीं, MFC। तो MF क्या है, फुल डिस्क्लोजर। तो इस फुल डिस्क्लोजर में देखेंगे हम, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फुल कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक चीज को आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, पहले आप इसको नोट कीजिए, देखिए क्या कहता है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all the significant information relating to the economic affairs of the entity। किसी भी एंटिटी के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को अगर आप अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। Apart from legal requirement of good accounting practice requires all material of the significant information of the disclosure। देखिए, अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट चाहते हैं, अगर आप अच्छी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो आपको हर मटेरियल को दिखाना जरूरी होता है, शो करना, डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अब whether information should be disclosed or not always depend of the materiality of the information। अब कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी डिस्क्लोज करनी चाहिए, कौन सी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियलिटी पर। मटेरियलिटी में देखेंगे हम कि ये हमारे लिए मैटर है या नहीं, ये हमारे लिए मटेरियल हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए या नहीं। अगर हमारे लिए ये मटेरियल हो सकता है तो हमें इसे जरूर दिखाना चाहिए। साथ ही साथ आगे देखते हैं, The Company Act 2013 provides for the disclosure terms as legal requirement disclosure, yet there may be many material information which is disclosed will make the financial statements more meaningful। देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं मटेरियल की जो हमारे अकाउंटिंग को मीनिंगफुल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। Disclosure of material information will result in better अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अगर आप डिस्क्लोज करते हैं सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन को, तो इससे रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको अच्छे से अपने अकाउंट समझ में आ जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द रीजन फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। रीजन ऑफ लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। इसका मीन्स ये है कि आपकी टर्नओवर जो लो हुई है, जो कम हुई है, क्यों हुई कम, इस बार टर्नओवर आपका कम क्यों रहा, तो ये रीजन भी मटेरियल है, इसको भी दिखाना, इसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो जितने भी आइटम मैटर हो सकते हैं, जितने भी आइटम मटेरियल हो सकते हैं किसी एंटरप्राइजेस के लिए,
जितने भी मटेरियल किसी एंटरप्राइजेस के लिए मटेरियल हो सकते हैं, उन आपको इंफॉर्मेशन या उन आइटम्स को आपको अपने अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करना चाहिए, मींस लिखना चाहिए, शो करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो बेस्ट होगी। बेस्ट कब हो सकती है आपकी अकाउंटिंग? जब आप सभी मटेरियल को शो करके चलेंगे। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स कहता है कि एक आइटम अगर जरूरी है किसी एंटरप्राइजेस के लिए तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। तो हमने M फॉर मटेरियलिटी भी देखा और हमने F फॉर फुल डिस्क्लोजर भी देखा। अब बात करते हैं C की। C फॉर कंजर्वेटिज्म। पूरा नाम क्या होगा इसका? कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। और इसका दूसरा नाम हम बोल देते हैं इसको प्रूडेंस। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में ही आता है क्योंकि प्रिंसिपल के ही पार्ट होते हैं कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस। ये सेकंड वीडियो में बताया था मैंने, तो इसको मैं इसलिए यहां प्रिंसिपल भी कह रहा हूं। किसको? कन्वेंशंस को। बाकी अगर कन्वेंशंस कहना तो हम क्या कहेंगे? कन्वेंशंस ऑफ प्रूडेंस। अभी प्रूडेंस क्या है इसको देख लीजिए, साथ साथ नोट भी कर लीजिए। द प्रूडेंस प्रिंसिपल इज मे अ आइटम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज। अब ये फ्रेज जो है ये बहुत काम की लाइन है। इस लाइन को तो आपको ब्लैक से लिखना अगर इसको कोई आपके एग्जाम में टीचर्स पूछता है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी होल लाइफ के लिए, इसलिए इस लाइन को तो पक्के से समझ लेना। क्या लाइन है ये? क्या फ्रेज है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मीन्स आपको प्रोविजन नहीं बनाना है किसके लिए? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए, बट जितने भी फ्यूचर के लॉसेस होते हैं उन लॉसेस के लिए आपको मींस अकाउंटेंट को प्रोविजन बनाना जरूर चाहिए। आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है या इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन आप ये जरूर मान के चलेंगे कि इतना मेरा लॉस हो सकता है। तभी तो आपको पता हो हम प्रोविजन जो बनाते हैं BDR, बैड डेट रिजर्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं जो हमसे कहती है कि डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट ऑल लॉसेस। सभी लॉसेस के लिए हमें बनाना है। तो हम सोचते हैं यार ऐसा ना हो हमारे ये डेटर्स जो हैं पैसा ना दे, ना दिया तो कहां से लाएंगे पैसा? तो हम लाएंगे अपने रिजर्व से। तो इसलिए हम रिजर्व बना के चलते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या कहता है? ये हमारा कहता है कन्वेंशंस, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits. The application of this concept ensures that the financial statements present in the realistic picture of the state of the affairs of the enterprises and do not paint a better picture than what it actually is. For example, एक एग्जांपल ले लेते हैं। Closing stock is valued at lower of cost means net realizable value. Making the provision for doubtful debts and discount on the debtors is anticipation of the actual bad debt and discount. तो आपने देखा है हम प्रोविजन बनाते हैं बैड डेप्ट के लिए और साथ ही साथ जो हमारा स्टॉक होता है उसकी वैल्यू जो भी कम होती है मार्केट वैल्यू या आपकी एक्चुअल में वैल्यू बुक वैल्यू होती है, उसमें दोनों में जो भी कम होती है उस पर हम उसको शो करते हैं। स्टॉक को हम किस पर शो करते हैं? मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू पर करते हैं, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे होते हैं? प्रूडेंस को। ये कहता है आपको पॉसिबल लॉस की तो सोचनी है लेकिन प्रॉफिट के बारे में आपको नहीं सोचना। कंजर्वेटिज्म डज नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड रेवेन्यू बट प्रोवाइड्स ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉस। दस इट मे ओवरस्टेट लायबिलिटीज। इट हैज अ ड्रॉबैक as it may be used to create secret reserve, creating excess provision of doubtful debts, depreciation, and the financial statements may not depict a true and fair view of the state of affairs of the business. The concept of the conservatism need to be applied with more caution and care so that the results reported are not distorted. कंजर्वेटिव ने क्या कहा है? इसने बताया है कि जो भी आपके फ्यूचर में होने वाले
लॉस हैं उनके लिए प्रोविजन करके चलना है, जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट होने हैं उनका प्रोविजन आपको नहीं करना है। बस एक लाइन यही है। अब मैं इन तीनों को लेता हूं एक साथ। पहला मैंने बताया मटेरियलिटी। देखिए कोई आइटम मटेरियल हो सकता है या नहीं, एक एंटरप्राइजेज के लिए मटेरियल हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए मटेरियल नहीं हो सकता। इट्स डिपेंड ऑन नेचर एंड अमाउंट ऑफ एन आइटम, उस आइटम के डिपेंड करता है नेचर पर और अमाउंट पर। दूसरा मैंने बताया फुल डिस्क्लोजर मींस जितने भी रिलेटेड इंपोर्टेड अकाउंटिंग है, जो भी किसी फर्म्स के लिए मटेरियल हो सकता है उसको डिस्क्लोज जरूर करना है। अकाउंटिंग करते समय आपको उन चीजों को जरूर दिखाना है जो किसी एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी हो सकती हैं। तीसरा प्रूडेंस। प्रूडेंस मैंने बताया डू नॉट एंटिसिपेट फॉर लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट ऑल लॉसेस। जो भी आपके लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए आपको प्रोविजन करना है, लेकिन जो आपके फ्यूचर के प्रॉफिट है उनके लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है। तो यहां पर हमारे आज ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया है। आज अच्छा सा लग रहा है, लेकिन अब अकाउंटिंग फिनिश नहीं हुई है, अभी चैप्टर फिनिश हो। अभी हमने आज चैप्टर फिनिश किया है, तो मेरे साथ इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से, इसी लगन से बने रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जाने से पहले अपने एक दोस्त को तो कम से कम शेयर जरूर करें वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।